लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित संपादकीय अमेरिका की रुकी हुई तरक्की। इसमें अमेरिका की उस बड़ी समस्या की ओर ध्यान दिलाया गया है जहां विकास परियोजनाएं कानूनों और अनुमति प्रक्रियाओं के जाल में फंसकर सालों तक अटक जाती हैं। लेख की शुरुआत वॉशिंगटन के एक सीवेज पाइपलाइन मामले से होती है, जहां टूटने के खतरे वाली पाइप को तुरंत ठीक करने के बजाय अधिकारियों को पर्यावरणीय अनुमति लेने में इतना समय लग गया कि आखिरकार पाइप फट गई और करोड़ों गैलन गंदा पानी नदी में बह गया। लेख कहता है, ये सिर्फ एक उदाहरण नहीं बल्कि उस पूरी व्यवस्था की तस्वीर है जिसमें अमेरिका में घर, सड़कें, पुल, बिजली परियोजनाएं और फैक्ट्रियां जरूरत होने के बावजूद समय पर बन ही नहीं पाती। संपादकीय का कहना है, अमेरिका में पर्यावरण सुरक्षा और नियमों की मंशा अच्छी थी, लेकिन समय के साथ ये नियम इतने जटिल हो गए कि अब विकास खुद रुकने लगा है। किसी परियोजना की पर्यावरणीय समीक्षा में औसतन 4 साल लग जाते हैं और फिर मुकदमेबाजी और राजनीति अलग। इसका असर सिर्फ निर्माण पर नहीं पड़ता, बल्कि महंगे घरों, ऊर्जा संकट, खराब परिवहन और रोजगार की कमी के रूप में आम लोगों तक पहुंचता है। लेख के मुताबिक सबसे बड़ा नुकसान उन परियोजनाओं का है जो कभी शुरू ही नहीं हो पाती। द न्यूयॉर्क टाइम्स ये भी बताता है कि अब अमेरिका की राजनीति में इस बात को लेकर नई समझ बन रही है। डेमोक्रेट पार्टी, जो आमतौर पर सख्त पर्यावरणीय नियमों के पक्ष में रहती है, अब मानने लगी है कि जरूरत से ज्यादा नियम प्रगतिशील लक्ष्यों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाएं भी अनुमति प्रक्रियाओं में अटक जाती हैं। दूसरी तरफ रिपब्लिकन नियमों को बहुत ज्यादा ढीला करना चाहते हैं। लेख का तर्क है कि दोनों पक्ष अगर समझौता करें तो ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है जिसमें पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और विकास भी रुके नहीं। लेख खासतौर पर अमेरिका की बिजली व्यवस्था का जिक्र करता है। सौर और पवन ऊर्जा अब सस्ती हो चुकी है, लेकिन समस्या ये है कि बिजली को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाली हाई वोल्टेज लाइनें बन ही नहीं पा रही। कई परियोजनाएं 15 से 18 साल तक फाइलों में फंसी रहती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका साफ ऊर्जा चाहता तो है, लेकिन उसकी प्रशासनिक व्यवस्था उसे तेजी से लागू नहीं होने दे सकी। संपादकीय ये भी साफ करता है कि इसका मतलब पर्यावरण कानून खत्म करना नहीं है। लेख कहता है, पर्यावरणीय सुरक्षा ने पिछले 50 साल में अमेरिका की हवा और पानी को बेहतर बनाया है, लेकिन अब जरूरत संतुलन की है। हर छोटी परियोजना को वर्षों की जांच में फंसाना समझदारी नहीं है। सरकार को समय सीमा तय करनी चाहिए, एजेंसियों में पर्याप्त कर्मचारी होने चाहिए और ऐसे प्रोजेक्ट जिन्हें तत्काल जरूरत है उन्हें जल्दी मंजूरी मिलनी चाहिए। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय लेखकों की रिटायरमेंट, अंत का एहसास। इस लेख में लेखन और रचनात्मकता की उस दुनिया पर बात की गई है जहां रिटायरमेंट का मतलब किसी नौकरी की तरह साफ साफ खत्म होना नहीं होता। लेख की शुरुआत मशहूर लेखक और नाटककार माइकल फ्रयान और उपन्यासकार जूलियन ब्रायंस के उस ऐलान से होती है जिसमें दोनों ने कहा कि अब वो शायद नई किताबें नहीं लिखेंगे। गार्जियन कहता है, किसी लेखक के लिए लिखना सिर्फ पेशा नहीं होता, बल्कि वही उसकी पूरी जिंदगी बन जाता है। इसलिए लेखन छोड़ना उतना आसान नहीं जितना किसी दफ्तर की नौकरी छोड़ना। संपादकीय बताता है कि लेखक अक्सर रिटायर नहीं होते, बल्कि धीरे धीरे उस मुकाम पर पहुंचते हैं जहां उन्हें लगता है कि अब कहने के लिए शायद सब कुछ कह दिया गया है। माइकल फ्रेंड ने कहा कि लेखन ही मेरी जिंदगी था, जबकि जूलियन बर्न्स ने कहा, मैं अपनी सारी धुनें बजा चुका हूं। लेख के मुताबिक ये सिर्फ उम्र या बीमारी की बात नहीं, बल्कि एक गहरा अस्तित्ववादी एहसास भी है कि शायद अब रचना की ऊर्जा पहले जैसी नहीं रही। गार्जियन यहाँ ये भी याद दिलाता है कि साहित्य की दुनिया में अब मैं नहीं लिखूंगा जैसी घोषणाएं हमेशा अंतिम नहीं होती। कई लेखक ऐसा कहने के बाद भी लिखते रहे। स्टीफन किंग ने रिटायरमेंट की बात की थी, लेकिन आज भी लगातार किताबें लिख रहे हैं। मैविक बैंकलिन ने भी लिखना छोड़ने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में कई उपन्यास और आए। यानी लेखकों के लिए लिखना ऐसी आदत है जिसे छोड़ना लगभग असंभव होता है। लेख एक दिलचस्प बात यह भी कहता है कि लेखक खिलाड़ी नहीं होते।
जिनकी उम्र और प्रदर्शन का सीधा हिसाब लगाया जा सके। कई बड़े लेखक अपनी सबसे गहरी और परिपक्व रचनाएं उम्र के आखिरी दौर में लिखते हैं। उदाहरण के तौर पर मार्गरेट एटवुड, एनी टेलर और एनी एर्नस्ट 80 की उम्र के बाद भी सक्रिय हैं। मतलब साहित्य में अनुभव और जीवन की समझ उम्र के साथ कम नहीं, कई बार और गहरी हो जाती है। संपादकीय का असली भाव यह है कि लेखन सिर्फ किताबें छापने का काम नहीं, बल्कि दुनिया को देखने और उसे शब्दों में बदलने की आदत है। इसलिए कोई लेखक भले ही ये कह दे कि अब वो किताब नहीं लिखेगा, लेकिन उसके भीतर का लेखक पूरी तरह खत्म नहीं होता। गार्जियन आखिर में माइकल फ्रेंक के लंबे पत्रकार और लेखक जीवन को याद करते हुए कहता है कि उन्होंने दशकों तक पाठकों को सोचने, मुस्कुराने और समझने का मौका दिया है। और अब जब वो रुक रहे हैं तो ये सिर्फ एक लेखक का विराम नहीं, बल्कि एक पूरे साहित्यिक दौर का भावुक पड़ाव जैसा लगता है। अल जजीरा में प्रकाशित लेख रूस के काला सागर तट तक फैलती तबाही उसकी अपनी बनाई हुई है। इसमें रूस के दक्षिणी हिस्से में फैल रहे बड़े पर्यावरणीय संकट के बहाने युद्ध, दमनकारी राजनीति और पर्यावरण विनाश के गहरे रिश्ते को समझाने की कोशिश की गई है। लेख बताता है कि अप्रैल में यूक्रेन द्वारा रूस के तेल ढांचे पर किए गए हमलों के बाद काला सागर के तट पर बड़े पैमाने पर तेल रिसाव और आग लगी। सोची जैसे इलाकों में लोगों ने काली बारिश गिरने की बात कही। समुद्री जीव मरने लगे, समुद्र तट प्रदूषित हो गए। लेकिन रूसी सरकार की प्राथमिकता संकट से निपटना नहीं, बल्कि उसे दबाना बन गई। लेख कहता है, यूक्रेन के हमलों से पर्यावरणीय नुकसान जरूर हुआ है और इस पर बहस हो सकती है कि युद्ध में ऐसी रणनीति कितनी सही है। लेकिन सिर्फ यूक्रेन को दोष देकर पूरी तस्वीर नहीं समझी जा सकती। असली समस्या रूस की उस व्यवस्था में है जहां सालों से पर्यावरणीय नियम कमजोर किए गए, निगरानी खत्म की गई और युद्ध अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए हर तरह की सुरक्षा को पीछे धकेल दिया गया। यानी ये तबाही सिर्फ एक मिसाइल हमले का नतीजा नहीं, बल्कि लंबे समय से बनती आ रही सरकारी लापरवाही और केंद्रीकृत सत्ता का परिणाम है। अल जजीरा ये भी बताता है कि रूस में पर्यावरण कार्यकर्ताओं और स्वतंत्र संगठनों को पहले ही विदेशी एजेंट कहकर दबा दिया गया था। कई कार्यकर्ता देश छोड़ने को मजबूर हुए। इसलिए जब इतना बड़ा संकट आया तो वहां पारदर्शिता और जवाबदेही की कोई व्यवस्था बची ही नहीं थी। लेख इस स्थिति की तुलना कैनोल डिजास्टर से करता है, जहां शुरुआत में सच्चाई छिपाने की कोशिश ने नुकसान और बढ़ा दिया था। लेख का एक अहम पहलू यह है कि रूस के भीतर लोग सोशल मीडिया और वीपीएन के जरिए इस संकट पर खुलकर चर्चा कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि बहुत से लोग यूक्रेन को कोसने से ज्यादा अपनी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि बचाव की तैयारी क्यों नहीं की, जानकारी क्यों छिपाई जा रही है और हर बार जनता ही क्यों भुगतती है। लेख कहता है, आज के रूस में जहां युद्ध को युद्ध कहना भी मुश्किल है, वहां पर्यावरणीय संकट सरकार की आलोचना का एक नया रास्ता बनता जा रहा है। पूरा लेख बड़ा संदेश ये देता है कि युद्ध सिर्फ सैनिकों और सीमाओं को नहीं, बल्कि प्रकृति, समाज और आने वाली पीढ़ियों को भी तबाह करता है। लेखक के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय कानून में अभी भी ऐसी पर्यावरणीय तबाहियों के लिए जवाबदेही तय करने की मौजूद व्यवस्था नहीं है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time